Hi Bachcha Party, this is Vibhuti Khare, your science educator. Welcome back to our channel Science Club by Vibhuti मैम। और आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का 4th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। प्रीवियस लेक्चर से इस चैप्टर को हमने पढ़ना शुरू कर दिया था और मैंने एक आपको बहुत ही बेसिक आइडिया दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है। इनफैक्ट पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस भी किया था। मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कि ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर में जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बहना शुरू होता है तो ये करंट कैरिंग वायर बिहेव करने लगता है एक मैग्नेट के जैसे, यानी कि ये करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट बन जाता है। और अगर आप सर्किट का जो स्विच है वो ऑफ कर दोगे, मतलब जैसे ही फिर इस तार में करंट बहना बंद हो जाएगा तो जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी ना वो भी डिसअपीयर हो जाएंगी। मतलब जब तक कि वायर में करंट फ्लो होगा तब तक ये मैग्नेट बना रहेगा और जैसे ही इस वायर में करंट का फ्लो रुका, करंट बहना बंद हुआ, ये नॉर्मल से एक तार बन जाएगा। अब ये मैग्नेट जैसे बिहेव नहीं करेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, सिमुलेशन भी दिखाया था। अब आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के इसी मैग्नेटिक इफेक्ट को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि आपकी एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है। तो बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। चलो फिर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन तो किया ही था, उसके अलावा मैंने आपको एक मैग्नेट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी रिवाइज़ करवाई थी। रिवाइज़ इसलिए क्योंकि ऑलरेडी आप अपने जूनियर क्लासेस में मैग्नेट्स के बारे में पढ़ चुके हो। तो कल के लेक्चर में, मतलब प्रीवियस लेक्चर में, हमने उन्हीं सारी बातों को एक बार रिवाइज़ कर लिया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट का शेप कुछ भी क्यों ना हो, साइज़ कुछ भी क्यों ना हो, हर एक मैग्नेट के बेटा दो पोल्स होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, ठीक है। अगर हम दो मैग्नेट्स को आमने सामने लेकर के आते हैं कुछ इस तरीके से कि उन दोनों ही मैग्नेट्स के जो सेम पोल्स हैं वो आमने सामने आ गए, मतलब जैसे मान लो कि एक सेकेंड, हाँ, जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, ठीक है। मैं इन दोनों को आमने सामने लेकर के आ रही हूँ, लेकिन आमने सामने भी कैसे, इसका नॉर्थ पोल सामने आ रहा है इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के, मतलब दोनों ही मैग्नेट्स के जो नॉर्थ पोल्स हैं वो आमने सामने आ गए। तो इनके बीच में क्या होगा, सबको पता है, रिपल्शन होगा। अगर इनके साउथ साउथ पोल्स भी आमने सामने आ जाएंगे बेटा तो भी क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा। मतलब कि ये दोनों ही मैग्नेट्स एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। कब, जब इनके सेम पोल्स आमने सामने आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो मैग्नेट है ना, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। यदि दोनों मैग्नेट्स को हम आमने सामने लेकर के आते हैं कुछ इस तरीके से कि दोनों के सेम पोल्स आमने सामने आ रहे हैं, तो ये वाला जो मैग्नेट है ना, इसको धक्का देगा कि तू दूर जा मुझसे। बदले में ये वाला मैग्नेट भी क्या करेगा, इसको धक्का देगा कि तू भी मुझसे दूर जा। मतलब कि दोनों ही मैग्नेट्स एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब फिर से हम दोनों ही मैग्नेट्स को आमने सामने लेकर के आ रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से कि अब इनके ऑपोजिट पोल्स आमने सामने आ रहे हैं। यानी कि मान लो कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ रहा है इस मैग्नेट के साउथ पोल के सामने। तो अब क्या होगा, अब इनके बीच में होगा अट्रैक्शन। इतना अट्रैक्शन होगा कि अगर इन दोनों ही मैग्नेट्स को मैंने छोड़ दिया ना तो ये दोनों मैग्नेट्स आपस में जाकर के ऐसे चिपक जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अब ये वाला मैग्नेट इस वाले मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाएगा। आप बोलोगे कि मैम जब आप दोनों ही मैग्नेट्स के सेम पोल्स को आमने सामने लेकर के आते हो, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो भी तो दोनों ही मैग्नेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते ही हैं ना। हाँ लगाते हैं, लेकिन वो फोर्सेस दूसरे होते हैं, वो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। मैंने बोला ना, ये मैग्नेट इसको धक्का मारेगा कि तू मुझसे दूर चला जा, बदले में ये वाला मैग्नेट भी इसको धक्का मारेगा कि तू भी मुझसे दूर चला जा। मतलब दोनों ही मैग्नेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो लगा रहे हैं, बट वो रिपल्सिव फोर्स हैं। लेकिन जब हम दोनों ही मैग्नेट्स के ऑपोजिट पोल्स को आमने सामने लेकर के आ जाते हैं तो अभी भी ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे। ये वाला मैग्नेट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, पलट के ये वाला भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, बट वो होगा अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये मैग्नेट बोलेगा कि भाई मैग्नेट तू मेरे पास आ जा,
पलट करके ये वाला मैग्नेट भी इस वाले मैग्नेट से बोलेगा कि हाँ तू भी मेरे पास आ जा, यानी कि दोनों ही मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर इन दोनों ही मैग्नेट्स को मैंने छोड़ दिया तो ये आपस में जाकर के इस तरीके से ऐसे चिपक जाएंगे। अट्रैक्शन लग रहा है ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था, मतलब बताया क्या, ये तो आपको पता ही है, बस एक बार हमने डिस्कस किया था, रिवाइज किया था कि एक मैग्नेट क्या करता है, लोहा या लोहे से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। तो मतलब मान लो, अब मेरे पास स्कील तो नहीं है बट ऐसा मान लो कि ये एक मैग्नेट है, ठीक है। चलो ये एक मैग्नेट है ये हमारा मैग्नेट है, और ये क्या है, एक लोहे की कील है, ये आयरन नेल है। तो जैसे ही इस मैग्नेट के पास मैं इस आयरन नेल को लेकर के जाऊंगी, ये इसके ऊपर जाकर के चिपक जाएगी, क्लिंग कर जाएगी। क्यों भाई, मैंने बोला ना कि मैग्नेट का क्या काम होता है, वो लोहा और लोहे से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि मैग्नेट इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा देगा। ये बोलेगा आजा आजा मेरे पास आजा, और ये भी चली जाएगी और जाकर के इसके ऊपर चिपक जाएगी, क्लिंग कर जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हम कंक्लूड ये करते हैं बेटा इन सारी बातों को सुन के समझ के कि भाई एक मैग्नेट जो होता है वो फोर्स लगाता है। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर लोहा सामने आ गया, लोहे से बनी हुई कोई चीज़ सामने आ गई मैग्नेट के, या एक मैग्नेट के सामने दूसरा मैग्नेट आ गया कुछ इस तरीके से कि उनके ऑपोजिट पोल्स आमने सामने आ रहे हैं, तो फिर मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। मैंने क्या बोला बेटा, इन सारी बातों को सुन के समझ के हम एक चीज़ इस कंक्लूजन पे उतर आते हैं कि एक मैग्नेट जो है वो फोर्स लगाता है। अब वो अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैग्नेट के सामने कोई लोहे का आर्टिकल आ गया, या एक मैग्नेट के सामने दूसरा मैग्नेट आ गया, दूसरे मैग्नेट का ऑपोजिट पोल सामने आ गया, तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स लगा देगा मैग्नेट। लेकिन अगर मैग्नेट के सामने दूसरा मैग्नेट आ गया, दूसरे मैग्नेट का सेम पोल आ गया, तो फिर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा मैग्नेट। तो एक मैग्नेट अट्रैक्टिव फोर्स भी लगाता है, एक मैग्नेट रिपल्सिव फोर्स भी लगाता है। लेकिन बेटा सबका अपना अपना एक इलाका होता है, एक एरिया होता है, एक विसिनिटी होती है। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई मैं तो अपने सोसाइटी की गुंडी हूँ, यानी कि मेरा जो राज है, मेरा जो गुंडापन है वो मेरी सोसाइटी में चलता है, ठीक है। मेरी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, सब मुझसे डरते हैं कि भैया विभूति के आगे कोई बोल सकता है क्या। तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं गुंडी हूँ, ठीक है, मैं अपनी सोसाइटी की गुंडी हूँ। इसका मतलब ये कि जो मेरा गुंडापन है वो सोसाइटी के लोगों के ऊपर ही आप बोल सकते हो कि चलेगा। अगर मैं अपनी सोसाइटी के बाहर निकल जाऊँ और फिर मैं आते जाते लोगों को बोलूँ कि ए मेरा काम करो, ए तुम, तो वो लोग मेरी बात सुनेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जो गुंडापन है, मेरा जो राज है, वो सोसाइटी के बाहर नहीं चलने वाला, सोसाइटी के अंदर ही चलेगा। तो अगर कोई मेरे राज में आना चाहता है, कोई मेरा गुंडापन देखना चाहता है, बेटा ये एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं ऐसी सच में कोई गुंडी वुंडी नहीं हूँ, मेरा कोई गुंडापन नहीं चलता। तो अगर कोई मेरे राज में आना चाहता है, या अगर कोई मेरा गुंडापन देखना चाहता है, ठीक है, तो इसके लिए उसको मेरी सोसाइटी में आना पड़ेगा। सोसाइटी में आने का मतलब ये है कि उस इंसान को उस एरिया में आना पड़ेगा जिसमें रह करके मैं अपना राज चला पाती हूँ, मैं अपना गुंडापन चला पाती हूँ। समझ रहे हो? तो मेरा गुंडापन तो सोसाइटी में ही चल रहा है, तो जो मेरी सोसाइटी में आएगा उस पे मैं अपना गुंडापन दिखा दूंगी, और जो सोसाइटी के बाहर है उन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये मैंने आपको जो है मैग्नेट के बारे में भी कुछ इसी तरीके से समझाया था कि एक मैग्नेट जो है बेटा वो 100% क्या करता है, फोर्स लगाता है, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव, वो डिपेंड करेगा कि उसके सामने आया कौन है, उसके हिसाब से वो जज करेगा, डिसाइड करेगा कि हाँ मुझे अट्रैक्टिव फोर्स लगाना है, रिपल्सिव फोर्स लगाना है। लेकिन एक मैग्नेट जो भी फोर्स लगाता है बेटा, उस फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए ना आपको उसके फील्ड में आना पड़ेगा, जिसे अपन बोलते हैं मैग्नेट की फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को आपकी एनसीईआरटी बुक भी बेटा कैसे डिफाइन करती है? एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे समझोगे और कैसे डिफाइन करोगे? तो आप बोल सकते हो कि भाई एक मैग्नेट के आसपास का एरिया या उसकी विसिनिटी जिसमें रह करके हम मैग्नेट के फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब
और आसान शब्दों में समझ लो कि एक मैग्नेट के आसपास का वो वाला एरिया जिसमें रह करके हम उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो। अभी हम टाइप ऑफ फोर्स को यहाँ पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि एक मैग्नेट के आसपास का जो एरिया होता है जिसमें रह करके हम उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस एरिया को, उस विसिनिटी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेट की, और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रही हूं आपको कि अगर हम किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में होंगे, जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और ये उसकी फील्ड है, तो अगर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में मैं आ गई तो जो भी मैग्नेट फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो मैं फील कर पाऊंगी, वो मैं एक्सपीरियंस कर पाऊंगी। लेकिन अगर मैं मैग्नेट की फील्ड के बाहर हूं तो मुझे वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो मैग्नेट अपना फोर्स नहीं लगा रहा, भाई मैग्नेट का काम है फोर्स लगाना, वो तो लगाएगा ही लगाएगा। मैं उसको फील कर पा रही हूँ, मैं उसको एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, वो बात अलग है। अगर मैं उसकी फील्ड में होंगी, अगर मैं उसके इलाके में होंगी, तो मैं उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर लूंगी। और अगर मैं उसके इलाके के बाहर हूँ, अगर मैं उसकी फील्ड के बाहर हूँ, तो मुझ पे मैग्नेट का फोर्स नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में भी समझी थी। उसके अलावा मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में ये रिलेशन है, इस बात का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो एक साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड करके, है ना। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने ये सारी बातें डिस्कस करी हुई हैं बेटा। मैं आपको एक बार जल्दी से ये सब चीज़ें जो है ना रिवाइज करवा रही हूँ, ताकि आज के लेक्चर में जो हम नई चीज़ें पढ़ें जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई हैं वो आप लिंक कर पाओ। ठीक है, तो ये जो हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड सर थे, इन्होंने ही सबसे पहले ये हमें बताया था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या है, रिलेशन है, ये आपस में लिंक्ड हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि ये ना कुछ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। साइंटिस्ट से तो एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहे होंगे, ठीक है, करते ही होंगे। तो ये अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में इनके पास ना सेटअप था जिसमें कि तार में इलेक्ट्रिक करंट बह रहा था। ठीक है, अब इनके पास क्या था, उसी सेटअप के बगल में एक छोटा सा कंपस रखा हुआ था। कंपस बेटा वो डिवाइस होती है जिससे कि हम डायरेक्शंस पता करते हैं। आज के टाइम पर तो तुम्हारे टाइम पर गूगल मैप्स हैं, ठीक है, लेकिन जब गूगल मैप एग्जिस्ट नहीं किया करते थे, ठीक है, तो इनफैक्ट अभी भी आप अगर मूवीज़ वगैरह देखते हो, स्पेशली यू नो हॉलीवुड मूवीज़, एक मिनट बेटा, तो अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह देखते हो, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर हीरो कहाँ जा रहा है, हीरो जा रहा है समुद्र के बीचों बीच, ठीक है, अगर हीरो जा रहा है समुद्रों के बीचों बीच, अब समुद्र के अंदर तो बेटा पानी ही है आसपास, ठीक है, वहाँ तो नेटवर्क मिलेगा नहीं कि गूगल मैप चला लिया जाए। तो वहाँ पर जो है वो क्या करता है, कंपस से डायरेक्शन पता करता है कि कहाँ नॉर्थ डायरेक्शन है, कहाँ साउथ है, कहाँ ईस्ट है, कहाँ वेस्ट है। तो हो सकता है वो आपने चीज़ देखी हो, बट अभी के लिए मैं आपको इतना समझा सकती हूँ कि हाँ, कंपस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जिससे कि डायरेक्शंस जो है पता किए जाते हैं। ऑलराइट, चलो, अब होता क्या है, कंपस के अंदर ना उसकी एक छोटी सी निडल होती है। कंपस के अंदर, तो आपने देखा होगा कंपस के अंदर उसकी एक छोटी सी निडल होती है। और आपको पता है क्या, कंपस की वो छोटी सी नीडल एक्चुअली एक छोटा सा मैग्नेट है। मतलब आप ये समझ लो कि कंपस के अंदर क्या है, छोटा सा मैग्नेट। क्या मैग्नेट, उसकी जो नीडल है ना वही होती है क्या, मैग्नेट। ठीक है, तो हुआ ये कि जब सर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो उनके पास सर्किट था, सर्किट में एक तार में जो है करंट बह रहा था, और उसी सेटअप, उसी सर्किट के पास में जो है एक कंपस की मतलब एक कंपस रखा हुआ था। और कंपस है तो मतलब मान लो कि उसके अंदर उसकी नीडल भी रही होगी। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि मतलब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही वो अपने सर्किट का स्विच ऑन करते हैं और तार में करंट बहना शुरू होता है, कंपस की जो नीडल है वो ऐसे 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 डिफ्लेक्शन जो है ना शो करने लग जाती है। मतलब कंपस की जो नीडल है वो ऐसे 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 डांस करने लग जाती है। अब आप बोलोगे कि मैम अगर तार में करंट बह रहा है और उसके कारण कंपस की नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, कंपस की नीडल अगर डांस कर रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे बड़ी बात है बेटा। तुम इमेजिन करो, तुम इस चीज़ को ऐसे समझो कि मान लो कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हुआ है और मैं इस मैग्नेट के पास कुछ लेकर के आई हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या लेकर के आई हूँ, मेरे हाथ में कुछ है। ठीक है, मेरे हाथ में कुछ है और यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हुआ है और मैं इस मैग्नेट के पास अपने हाथ में कुछ छुपा करके लेकर के आई हूँ। और जैसे ही इस चीज़ को
मैं उस मैग्नेट के पास लेकर के गई, मैग्नेट में डिफ्लेक्शन हुआ। आप बोलोगे मैम कैसे डिफ्लेक्शन हुआ? मैग्नेट जो है दूर भाग गया। तो आपको नहीं पता कि मेरे हाथ में क्या था, मैं तो बस मैग्नेट के पास उस चीज को लेकर के आई थी, और जैसे ही वो चीज मैग्नेट के पास आई, मैग्नेट दूर भाग गया, उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, वो खिसक गया अपनी जगह से और पीछे की तरफ खिसका। फिर क्या हुआ, मैं दोबारा से कोई चीज लेकर के आई, ठीक है, अपने हाथ में ऐसे छुपा करके, और उस मैग्नेट के पास जैसे ही मैं इस चीज को लेकर के आई, दोबारा से बेटा मैग्नेट में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। एक बार फिर से मैग्नेट ने मूव किया, लेकिन इस बार मूव कैसे किया, इस बार उसने मूव कैसे किया, वो मैग्नेट पास आ गया। जो चीज मेरे हाथ में थी, पहली बार उस चीज से मैग्नेट दूर भागा, और जब मैं दूसरी बार उसको लेकर के आई कुछ चेंज वेंज करके, तो अब वो मैग्नेट इसके तरफ आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज मेरे हाथ में थी, पहली बार मैग्नेट उससे रिपल हुआ और दूसरी बार अट्रैक्ट हुआ। तो दोनों ही केसेस में, चाहे रिपल हो रहा हो चाहे अट्रैक्ट हो रहा हो, दोनों ही केस में मैग्नेट में आपने डिफ्लेक्शन तो देखा ना, उसकी पोजीशन तो चेंज हुई ना, कभी वो दूर भाग रहा है कभी वो पास आ रहा है, हुआ कि नहीं हुआ? तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ बेटा ये मैग्नेट में डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, ये मैग्नेट अपनी जगह से क्यों खिसक रहा है, कभी दूर भाग रहा है कभी पास आ रहा है, क्यों? तो आप बोलोगे कि मैम 100% आप जो अपने हाथ में छुपा के लेकर के आए थे ना, वो हमें समझ में आ गया कि वो छुपी हुई चीज क्या थी। वो छुपी हुई चीज और कुछ नहीं, वो आपके पास मैग्नेट ही था। आप ये वाले मैग्नेट के पास जो है ना दूसरा मैग्नेट लेकर के आ रहे थे। तो जब दूसरा मैग्नेट ये वाले मैग्नेट की फील्ड में आया, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जब दोनों ही मैग्नेट्स एक दूसरे की फील्ड में आए, तो दोनों ही मैग्नेट्स ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना शुरू किया। पहली बार रिपल्सिव फोर्स लगा, क्योंकि आप हो सकता है कि दोनों मैग्नेट्स के सेम पोल्स को आमने सामने लेकर के आए हों। तो जैसे ही दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे की फील्ड में आए, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दिया, रिपल्सिव फोर्स लगा, इसलिए ये वाला जो मैग्नेट है वो दूर भाग गया। भाई ये वाला तो मेरे हाथ में था इसलिए कहीं जा नहीं पाया, दूसरा वाला मैग्नेट, ये वाला मैग्नेट फ्री था तो वो दूर खिसक गया। और दूसरी बार जब मैं इस मैग्नेट को लेकर के आई दोबारा से मैग्नेट के सामने, तो इस बार मैं उसका ऑपोजिट पोल लेकर के आई थी। तो अगेन दोनों ही मैग्नेट जैसे ही एक दूसरे की फील्ड में आए, दोनों ही मैग्नेट्स ने एक दूसरे के ऊपर इस बार अट्रैक्टिव फोर्स लगाना शुरू किया, और इसीलिए इस बार ये वाला जो मैग्नेट है, मेरे हाथ में जो मैग्नेट है उसके तरफ अट्रैक्ट होकर के आने लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो मैग्नेट्स एक दूसरे की फील्ड में एंटर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आप बोल सकते हो कि वो फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और जैसे ही वो स्विच ऑन करते, उनके तार में करंट बहता, तो बगल में रखा हुआ जो कंपास है उसकी नीडल, जो कि छोटा सा मैग्नेट ही है, उसमें डिफ्लेक्शन हो जाती। अब तुमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक मैग्नेट में डिफ्लेक्शन हो रहा है, एक मैग्नेट में यदि डिफ्लेक्शन हो रहा है, या एक मैग्नेट में किसी भी तरह से ऐसे मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या कि 100% वो मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट की फील्ड में आ गया होगा। तो दोनों ही मैग्नेट्स एक दूसरे के ऊपर क्या लग रहे होंगे, कोई ना कोई फोर्स लगाने लग रहे होंगे, चाहे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो एक मैग्नेट में बेटा डिफ्लेक्शन तभी होता है जब वो किसी दूसरे मैग्नेट की फील्ड में आ जाता है। फिर दोनों ही मैग्नेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं, और फिर डिफ्लेक्शन जो है ना आपको देखने को मिलता है। तो सर को ये बात पता थी, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड जो सर थे ना, उनको ये बात पता थी कि भाई अगर कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब 100% उस नीडल के कांटेक्ट में कोई ना कोई दूसरा मैग्नेट आया होगा। 100% जो नीडल है कंपास की, वो किसी दूसरे मैग्नेट की फील्ड में आई है। पर अब सवाल ये था कि भाई ये दूसरा मैग्नेट है कौन, जिसकी फील्ड में वो कंपास की नीडल आ गई और इसलिए डिफ्लेक्शन हो रहा है? ये दूसरा मैग्नेट है कौन? उन्होंने आसपास चेक करा कि भाई कोई दूसरा तो मैग्नेट नहीं है। उन्होंने देखा नहीं नहीं कोई मैग्नेट नहीं है। फिर उन्होंने क्या करा, स्विच ऑफ करा और सोचा कि चलो इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझता हूं। जैसे ही स्विच ऑफ किया, डिफ्लेक्शन बंद हो गया। अब सर को समझ में नहीं आया कि यार ये क्या चक्कर है। फिर उनको लगा कि शायद कुछ उन्होंने गलत देख लिया होगा। उन्होंने तो दोबारा से अपने एक्सपेरिमेंट पर आए, दोबारा से उन्होंने स्विच ऑन किया। जैसे ही स्विच ऑन किया, तार में करंट बहा, फिर डिफ्लेक्शन हो गया कंपास नीडल में। तो फिर सर को समझ में आया कि भैया इस सर्किट में ही कुछ ऐसा है, इस सर्किट में ही कुछ तो ऐसा है जो मैग्नेट की जैसे बिहेव कर रहा है, जिसके कारण कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है।
फिर उन्होंने ये बात का पता चलाया कि भाई जब स्विच ऑन करते हैं तो कंडक्टर में, मतलब जो तार है उसमें करंट बहता है, और करंट के बहने के कारण वो तार मैग्नेट बन जाता है। तो क्योंकि करंट के बहने के कारण वो तार, वो वायर मैग्नेट बन गया, उसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में कंपास की नीडल आ जाती है, और इसलिए कंपास की नीडल क्या करने लगती है, डिफ्लेक्शन शो करने लगती है। क्योंकि कंपास की जो नीडल होती है ना बेटा, वो बीच में, मतलब आप समझ लो कि जैसे ये कंपास की नीडल है तो ये बीच में से जो है ऐसे फंसी रहती है, इसके जो एंड्स होते हैं वो फ्री होते हैं, ये ऐसे ऐसे करके देख रहा है, ये ऐसे ऐसे करके कंपास की जो नीडल है वो ऐसे मूव कर सकती है। तो सर ने पता लगाया कि भैया ये जो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला जो हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब स्विच ऑन करते हैं तो तार में करंट बहता है, तो वो मैग्नेट बन जाता है, उसी मैग्नेट की फील्ड जो है ना, उसी मैग्नेट की फील्ड बन जाती है, और उसी फील्ड में वो कंपास की नीडल आ जाती है, और इसीलिए वो ऐसे 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 डिफ्लेक्शन शो करने लगती है। जैसे स्विच ऑफ करो, अब तार में करंट नहीं बह रहा, तार में अगर करंट नहीं बह रहा तो अब वो मैग्नेट की जैसे बिहेव नहीं करेगा अगर मैग्नेट की जैसे, तो दोबारा से जो कंपास की नीडल है वो एकदम शांत हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा कि एक मैग्नेट या दो मैग्नेट्स जब एक दूसरे की फील्ड्स में आ जाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर जो है फोर्स लगाना, अपना मैग्नेटिक फोर्स लगाना शुरू करते हैं। तो अगर कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि कंपास की नीडल खुद क्या है, एक छोटा सा मैग्नेट ही है, तो अगर कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है इस तरीके से, इसका मतलब क्या कि वो 100% किसी दूसरे मैग्नेट की फील्ड में आ गई है। 100% उस कंपास के आसपास क्या है, कोई दूसरा मैग्नेट है, वो दूसरा मैग्नेट कंपास की नीडल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, जिससे कि वो ऐसे 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 करके डिफ्लेक्ट हो रही है, उसमें मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोलती है, आगे की बात कर लेते हैं बेटा। एनसीईआरटी रीड करना भी बहुत जरूरी है। ओके, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस such as in the devices like electromagnets, electric bells, motors, fans and loudspeakers and more. अब ये नया वर्ड आपको लग रहा होगा कि मैम ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। बेटा वो मैग्नेट्स जो कि मैग्नेट बनते हैं इलेक्ट्रिक करंट के कारण, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। देखो नाम से, नाम को आप तोड़ दो ना, नाम को आप डिकोड करो। इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक करंट से, है ना। इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक करंट से, और मैग्नेट का मतलब तो मैग्नेट ही है, मतलब वो मैग्नेट जो बन रहा है मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट के कारण, उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये एक तार है, मान लो ये तार है, मान लो क्या मतलब तार तो है ही, अगर इसमें करंट बहेगा तो करंट के फ्लो के कारण ये बन जाएगा एक मैग्नेट। तो इसको अपन सिर्फ मैग्नेट नहीं बोलेंगे, इसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेट बना है इलेक्ट्रिक करंट के कारण, और जहां इस वायर में करंट बहना बंद हो जाएगा, अब इसका मैग्नेटिक इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा, अब ये मैग्नेट नहीं कहलाएगा, अब ये सिंपल क्या हो जाएगा बेटा, तार रह जाएगा। तो ऐसे मैग्नेट जो कि बनते हैं इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेट्स, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, चलो सो यहाँ पर देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक अराउंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ अ फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर, एन आयरन नेल, एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ फ्यू आयरन पेपर क्लिप्स। मतलब एक लोहे की कील में क्या करना है बेटा, इस तरीके से जो तार है, वायर है, उसको ऐसे रैप कर देना है। ठीक है, और फिर वायर के दोनों ही एंड्स को इस तरीके से बैटरी से क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो जाहिर सी बात है, जैसे आप बैटरी से तार को कनेक्ट करोगे, ये जो वायर है जिसको आपने आयरन नेल के ऊपर रैप करके रखा हुआ है, कॉइल करके रखा हुआ है, इस तार में करंट बहने लग जाएगा, और जहां करंट बहेगा तो ये जो तार है बेटा, ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, फिर आप आयरन नेल के एंड्स पर अगर आप क्या लेके जाओगे, पेपर क्लिप्स लेकर जाओगे जो कि लोहे की बनी है, तो पेपर क्लिप्स जाके क्या होंगी बेटा, देखो ऐसे चिपक जाएंगी, ऐसे क्लिंग कर जाएगी। क्यों, क्योंकि हमको पता है ना कि मैग्नेट क्या करता है, लोहा और लोहे से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो क्योंकि हमने आयरन नेल के ऊपर एक तार जैसे मान लो ये आयरन नेल है, और इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, ऐसे तार लपेट दूंगी, फिर तार के दोनों ही एंड्स को मैं क्या करूँगी, एक बैटरी से जोड़ दूंगी, तो क्या होगा, इस तार में जो है करंट बहने लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है, तो जैसे ही इसके एंड्स के पास मैं लोहे की क्लिप्स लेकर के जाऊंगी, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बन ही गया है ना, मैग्नेट तो बन ही गया, तो मैग्नेट क्या करेगा, लोहे को अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही क्लिप्स लेकर के जाएंगे, ये वाली देखो इस तरीके से ऐसे चिपक जाएंगी एंड्स पर। ठीक है, चलो, ब्रिंग द नेल क्लोज टू द आयरन पेपर क्लिप्स एंड लिफ्ट अप।
डू द क्लिप्स हैंग टू द एंड्स ऑफ द नेल, क्या वो जो क्लिप्स हैं वो लोहे की जो कील है उसके एंड्स पर जाके चिपक गई है, क्लिंग कर गई है। डिस्कनेक्ट द वायर फ्रॉम द सेल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर, डू द क्लिप्स फॉल डाउन। अब जैसे ही बेटा अपन क्या करेंगे, बैटरी निकाल देंगे, यानी कि अब तार में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट बहना बंद हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट बहना बंद हो गया तो अब ये जो तार है ये अपना मैग्नेटिक इफेक्ट खो देगा, मतलब अब ये मैग्नेट नहीं रह जाएगा। तो अगर ये मैग्नेट नहीं रह जाएगा तो पता है क्या होगा, जो साइड पर जो है एंड्स पर जो क्लिप्स आकर के चिपक गई थी ना, अब वो डिटैच हो जाएंगी, वो नीचे गिर जाएंगी। ठीक है। When electric current flows through the coil, the clips cling to it. But जैसे ही करंट रुका, the clips no longer cling to it. फिर इसके बाद में और भी एक एक्टिविटी आपकी उस बुक में दी हुई है। टेक अराउंड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर, अ पीस ऑफ chart paper, an iron nail, an electric cell, 2 magnetic compasses and few iron steel या paper clips. Roll a piece of chart paper to make a cylinder of a diameter roughly equal to the width of a pencil. Secure it with an adhesive tape. अच्छा, बेसिकली क्या करना है, एक चार्ट पेपर लेना है, एक शीट लेनी है जिससे कि आप अपने अब स्कूल में जो आपके चार्ट पेपर नहीं चलते जिसपे कि आप पोस्टर वगैरह बनाते हो, वही वाला आपको क्या करना है, चार्ट पेपर लेना है। ठीक है। और उसका आपको क्या करना है, पेंसिल की डायामीटर जितना क्या करना है, एक सिलेंडर बनाना है। उस चार्ट पेपर का आपने एक सिलेंडर बना देना है। ठीक है। फिर उस सिलेंडर के ऊपर क्या करना है, आपको इस तरीके से जो तार है वो ऐसे कॉइल कर देना है, इस तरीके से। जैसे मान लो कि आपने ये चार्ट पेपर का सिलेंडर बना दिया है, अब इसके ऊपर आप क्या करोगे, ऐसे तार को लपेटोगे। ठीक है। फिर क्या करना है, फिर उसके बाद में वही है कि तार के दोनों ही एंड्स को हम क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। तो जैसे ही वो बैटरी से जुड़ेगा, तार में जो है करंट बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी क्या करेंगे, ये जो सिलेंडर के ऊपर जो आपने तार लपेटा था ना, उसके दोनों ही एंड्स पर क्या करेंगे बेटा, एक एक कंपास रख देंगे। पहले हमने पेपर क्लिप्स रख दी थी ये देखने के लिए कि वो जाके चिपकती हैं कि नहीं चिपकती हैं, तो हमें ये समझ में आ गया कि हाँ भैया तार में करंट बहेगा तो वो मैग्नेट तो बन ही जाएगा। तो अब हमने क्या करा है, इसके दोनों एंड्स पर एक एक कंपास रख दिया है। ठीक है। तो अब जैसे ही तार में करंट बहेगा तो ये जो तार है बेटा, ये जो पूरा सेटअप है आपका, ये एक मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा तो जाहिर सी बात है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के कांटेक्ट में दोनों ही कंपास की जो नीडल्स हैं वो आ जाएंगी। कंपास की नीडल्स क्या है बेटा, खुद छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, यानी कि ये रहा एक मैग्नेट, ये दूसरा मैग्नेट और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि तीनों ही मैग्नेट्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे की तीसरे की फील्ड्स में आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, जिससे कि क्या होगा, देखो कंपास की नीडल में कुछ इस तरीके से आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। देखो पहले कंपास की नीडल ऐसे थी, जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो देखो इसकी नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ ना, या पहले देखो ऐसी थी, अब देखो ऐसी हो गई। आई बात समझ में। फिर जब आप बैटरी हटा दोगे ना बेटा, जब आप बैटरी हटा दोगे तो अब ये जो मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट था पहले जब करंट बह रहा था, अब ये अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट खो देगा क्योंकि करंट बहना बंद हो गया। अब ये सिंपल एक तार बन जाएगा, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे बिहेव नहीं करेगा। तो ये जो कंपास की जो नीडल्स हैं ये वापस से क्या होंगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो चार्ट पेपर का जो सिलेंडर बनाया था बेटा, अब उसको हटा करके हम एक लोहे की कील लेंगे और लोहे की कील के ऊपर क्या करेंगे, फिर से तार लपेटेंगे और फिर तार के दोनों ही एंड्स को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और फिर क्या करेंगे, उसके एंड्स के पास जो है कंपास की नीडल्स लेकर के आएंगे। तो जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे ना, तो इस बार देखो कंपास की बेटा दोनों ही नीडल्स में, दोनों ही कंपास की जो नीडल्स हैं उनमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ। पहले भी हुआ था जब तार को हमने चार्ट पेपर के सिलेंडर में रोल किया था, और डिफ्लेक्शन तो अभी भी हुआ जब हमने लोहे की कील के ऊपर तार को रैप किया है। डिफ्लेक्शन दोनों में हुआ, लेकिन जब हमने लोहे की कील के ऊपर तार लपेटा तब डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि जब लोहे की कील के ऊपर अपन तार लपेटते हैं और तार लपेट करके उसको अपन बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो ना सिर्फ बेटा ये तार एक मैग्नेट बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो ये वायर बन ही जाएगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के इन्फ्लुएंस में ये जो लोहे की कील है ना बेटा, ये आ जाएगी, तो ये भी मैग्नेट जैसे बिहेव करने लग जाएगी। मतलब आप ये समझ लो कि दो मैग्नेट्स आ गए हैं, डबल मैग्नेट, मतलब मैग्नेट दो आ गए तो उनकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो भी तो डबल हो जाएगा ना। एक तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है तार जिसमें कि करंट बह रहा है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को जिस लोहे की कील पे आपने लपेटा हुआ है वो लोहे की कील भी मैग्नेट की जैसे बिहेव करने लग जाएगी। मतलब दो मैग्नेट, मतलब कि डबल पावर,
तो डबल पावर के साथ क्या होगा, डबल फोर्स लगेगा दोनों ही कंपास की नीडल्स के ऊपर, तो देखो उनमें डिफ्लेक्शन इस बार ज्यादा होगा, ठीक है। It is observed that when current is passed through the cylindrical coil, it behaves like a magnet and deflects the needle of the magnetic compass. When iron nail is inserted in the core of the coil, then coil becomes stronger magnet. आप बोलोगे मैम coil का क्या मतलब है? अरे ये जो तार को आप इस तरीके से ऐसे लपेट रहे हो ना बेटा, तो इसका क्या बन रहा है, तार की एक कॉइल बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि जब आप उसके कोर में बीच में जब आप आयरन की नेल इंसर्ट कर दोगे ना, तो वो जो कॉइल है वो एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बन जाएगा और डिफ्लेक्शन क्या होगा, नीडल में ज्यादा होगा। इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स आयरन क्लिप्स व्हेन द करंट इज स्टॉप्ड। सिलेंड्रिकल जो कॉइल है वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट लूज कर देगी, तो जो पिन वगैरह है वो सब नीचे गिर जाएंगी। A current carrying coil that behaves as a magnet is called an electromagnet. तो what is electromagnet? एक करंट कैरिंग कॉइल बिहेव करती है मैग्नेट के जैसे, उसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव एन आयरन कोर टू मेक देम स्ट्रॉन्गर, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, अब यहां पर देखो बेटा पोलैरिटी भी मैग्नेट की जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ना, इस नेक्स्ट एक्टिविटी में आप क्या कर रहे हो, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, उसकी पोलैरिटी आप निकालने की कोशिश कर रहे हो। कैसे पोलैरिटी निकालने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे मान लो कि आपने वही आयरन नेल लिया है, उसके ऊपर तार लपेटा है, तो वो कॉइल बन गई है। कॉइल को दोनों ही एंड्स को आपने क्या करा है, बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक है। तो अब देखो मैग्नेट का जो एक नॉर्मल जो मैग्नेट होता है उसका नॉर्थ एंड साउथ पोल तो आपको पता होता है, उस पर लिखा भी रहता है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है, इसका नॉर्थ पोल क्या है, इसका साउथ पोल कौन सा है, ये तो आपको पता नहीं है। तो यही पोलैरिटी यहाँ पर एक्टिविटी में चेक करी जा रही है। कैसे, आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास क्या करोगे, कंपास की नीडल, मतलब कंपास को लेकर के आओगे, उसकी जो नीडल है वो भी छोटा सा मैग्नेट है, तो उसकी नीडल का जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वो तो आपको ऑलरेडी पता है। मतलब आपके पास दो मैग्नेट्स है, कंपास की नीडल और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके पोल्स आपको नहीं पता, लेकिन कंपास की जो नीडल का जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो आपको पता है। तो जैसे ही अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, इसमें करंट बहना शुरू होगा। आप जब कंपास को इसके पास लेकर के आओगे, ठीक है, अगर कंपास की नीडल, मतलब कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन तो होगा, डिफ्लेक्शन के बाद जब नीडल आकर के ऐसे रुकेगी, ठीक है, रुकेगी, अगर उसका नॉर्थ पोल आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के ये वाले एंड की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आपका ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका जो ये वाला एंड है बेटा, ये क्या है, ये है एक साउथ पोल, ठीक है, ये है क्या, एक साउथ पोल। आप बोलोगे कि मैम कैसे पता चला, कैसे पता चला कि ये एक साउथ पोल है। कैसे पता चला कि हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है उसका जो ये वाला एंड है ये साउथ पोल जैसे बिहेव करेगा, क्योंकि हमने क्या सीखा है, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोल्स क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो अगर कंपास की नीडल का नॉर्थ पोल आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के ये वाले एंड की तरफ आया है, तो 100% बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो ये वाला एंड होगा ना, ये साउथ पोल ही तो होगा ना। अगर ये नॉर्थ पोल होगा तो इसका मैग्नेट का जो, मतलब आपकी जो कंपास है उसकी जो नीडल है, उसका नॉर्थ पोल क्यों इसके सामने आएगा, भाई नॉर्थ नॉर्थ तो रिपल करेंगे ना, नॉर्थ साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर नॉर्थ पोल आ गया नीडल का इसकी तरफ, इस एंड की तरफ, तो समझ जाना कि ये वाला एंड क्या होगा, साउथ पोल होगा। और अगर ये साउथ है तो ये क्या होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है। So as we have learned earlier, the two magnets are brought close to each other. They are unlike poles, यानी कि जो opposite poles होते हैं वो attract करते हैं। So if north pole of the magnetic compass is attracted towards the end A of the electromagnet, then the end A is the south pole. कि अगर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट का, जैसे मान लो ये एंड A है और ये एंड B है, तो अगर एंड A की तरफ क्या आ रहा है, कंपास की नीडल का नॉर्थ पोल आ रहा है, तो 100% एंड A क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। रिपीट दिस प्रोसीजर टू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ एंड बी एज वेल। डिड यू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ एंड बी इज ऑपोजिट टू द पोलैरिटी ऑफ एंड ए। ऑब्वियस ही बात है बेटा, अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ तो होगा ही ना, ऑपोजिट ही होगा।
आप देखो जो आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है ना बेटा, उनका बहुत, आप बोलोगे कि मैम क्यों ही पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो बेटा ये इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का ना बड़ा मेजर रोल होता है हमारी लाइफ में। बड़े बड़े मतलब देखो जो नॉर्मल मैग्नेट्स होते हैं वो तो फिर भी छोटे होते हैं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो साइज है वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें एक टूटी फूटी कार है, जैसे मान लो कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब जो एक्सीडेंट की साइट है वहाँ पर कार पड़ी हुई है, अब उस कार को हमें, वो कार टूट गई है, चल नहीं सकती है, ख़राब हो गई है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है। अब उस कार को वहाँ से उठा करके कहीं और लेकर के जाना, ये कैसे पॉसिबल होगा? तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। हम एक इस तरीके से, देखो ये आपको दिख रहा है, लोहे का एक बड़ा सा आपको व्हील दिख रहा होगा, जैसे ही इसमें करंट पास करवाओगे ये बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, इस तरीके से गाड़ी को अपने ऊपर ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना, और अट्रैक्ट करके उसको यहाँ से उठा करके यहाँ छोड़ देगा। कैसे छोड़ेगा भाई? जैसे ही आप उस लोहे के बड़े से व्हील में करंट पास करना बंद करोगे, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट चला जाएगा, यानी कि अब वो जो बड़ा सा लोहे का व्हील है अब वो कार को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो कार दम में से जा करके ऐसे नीचे गिर जाएगी, ठीक है। सो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, बेसिकली इनको अपन बोलते हैं लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दैट मे बी हंग टू द क्रेन्स, क्रेन्स से जो है लटका दिए जाते हैं। द क्रेन ऑपरेटर कैन कंट्रोल द मैग्नेट बाय स्विचिंग द करंट ऑन एंड ऑफ, ठीक है। मतलब आपको दिखेगा कि क्रेन पर एक बड़ा सा लोहे का व्हील लगा हुआ है या ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब लगा हुआ है, ठीक है। जैसे उसमें करंट, क्रेन जो चलाते हैं ना भैया, जैसे ही वो क्रेन ऑपरेटर ऑन करेगा तो उस लोहे में ढेर सारा करंट बहने लग जाएगा, ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो लोहे की चीज़ों को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर सकता है। सो द क्रेन ऑपरेटर कैन कंट्रोल द मैग्नेट बाय स्विचिंग द करंट ऑन एंड ऑफ। व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑन, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, लोहे या स्टील के बने हुए ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेगा, लिफ्ट कर लेगा, और जब करंट ऑफ होगा मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाएगी और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वाइडली यूज्ड इन द फैक्ट्रीज, स्क्रैप यार्ड्स टू लिफ्ट, मूव एंड सॉर्ट हैवी मेटल आइटम्स एफिशिएंटली, है ना। फैक्ट्रीज में या जो स्क्रैप यार्ड्स होते हैं जहाँ पर कबाड़ की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, वहाँ पर चीज़ों को लिफ्ट करना, मूव करना या अलग अलग करना हैवी मेटल ऑब्जेक्ट्स को, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। सो दैट्स इट, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में जहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टूडल्स।